अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज सोमवार 9 अक्टूबर का रोज़ है और आज की कुछ बड़ी खबरें हैं। बड़ा दिन था सुप्रीम कोर्ट में। आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर फुल कोर्ट रेफरेंस जो था, जो फुल कोर्ट जो प्रोसीडिंग्स थी वो जारी रही, काफ़ी देर जारी रही। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने में आई। उसके साथ साथ आज अहम की जो बड़ी लीगल खबर थी जिस पे बात करेंगे वो साइफर केस में अडयाला जेल में प्रोसीडिंग्स थी इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में। इसके साथ साथ साइफर केस के ऊपर जो बेल का मामला है वो दूसरी तरफ जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। और इसके साथ साथ एक बड़ी खबर ये है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के पास क्या पक रहा है और एक नई जो डोल डाला जा रहा है जिसमें कुछ ऑफर खान साहब को भी की जा रही है, इमरान खान साहब को भी की जा रही है और इसके साथ साथ कुछ बंदर बांट हो रही है सियासी ओहदों को लेके। उनके ऊपर भी ज़रा तफसील से बात करते हैं और उसका जायज़ा लेते हैं कि इन चीज़ों में किस हद तक जान है और ये कितना कामयाब हो सकती हैं। सबसे पहले बात शुरू करते हैं आज साइफर के केस से। साइफर के केस में आज जैसा आप जानते हैं अडयाला जेल में स्पेशल जज जो हैं वो अमीनुल हसनात जो हैं वो तशरीफ़ लेके गए। वहाँ पे आज कोर्ट सजी और उसमें प्रोसीडिंग्स में वो इन कैमरा ही थी, बाहर के सहाफ़ी अलाउड नहीं थे। और उन प्रोसीडिंग्स के दौरान इतलात के मुताबिक यही है कि जो इमरान खान साहब और उनके वकला हैं और इस तरह से शाह महमूद कुरैशी और उनके वकला ने जो नकलें फराहम की गई हैं प्रोसीजर के तहत, जब आपके खिलाफ जो चालान सबमिट होता है उसके चालान की नकलें लेने से इनकार कर दिया है क्योंकि उनका अदम एतमाद है इस पूरे प्रोसेस के ऊपर। सिचुएशन उस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग होगी रिपोर्टेडली जब जज साहब की जानिब से ये सवाल किया गया इमरान खान साहब से कि क्या आप ट्रस्ट करते हैं मेरे ऊपर कि मैं ये मुकदमा चला सकता हूँ। तो खान साहब ने रिपोर्टेडली सुनने में आया है हंस के ये कहा है कि मुझे तो इस पूरे निज़ाम के ऊपर ही और इस निज़ाम अदल के ऊपर ही एतबार नहीं है, तो मैं किस तरह से किसी एक जज के ऊपर एतबार कर सकता हूँ और दूसरी तरफ नहीं कर सकता। ये एक बड़ी अहम बात है क्योंकि ये उस चीज़ की तरफ निशानदेही है कि किस हद तक इस पूरे निज़ाम को, चाहे वो रियासत का निज़ाम है, चाहे वो सियासत का निज़ाम है और चाहे वो अदल का निज़ाम है, उसको किस हद तक प्रागंदा कर दिया गया है और उसके अंदर कोई इस वक्त किसी भी किस्म के इंसाफ की उम्मीद ही नहीं है। तो ये सवाल करना कि किसी एक जज के ऊपर एतबार करते हैं या नहीं करते, वो एक बड़ी हंसी मज़ाक़ खेज़ बात है। और स्पेशली चूँकि मैं खान साहब के साथ रहा और इसका हिस्सा रहा, तो ये बहुत सारे जो इस वक्त जज साहिबान हैं जो चाहे इस वक्त स्पेशल कोर्ट में बैठे हुए हैं या मुकदमात का सामना कर रहे हैं, ये एक चीज़ भूल जाते हैं कि इमरान खान साहब को जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, वो तमाम इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती हैं और हमारे जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं, वो मुख्तलिफ लोग जो अहम केसेस और अहम चीज़ों की सुनवाई भी करते हैं, उनके बारे में मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन जो होती हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो कुछ जासूसी हो उनकी, लेकिन मुख्तलिफ जो इंफॉर्मेशन, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन पहुँचाते रहते हैं। और अक्सर खान साहब जब हमारे पास रिपोर्ट्स आती थी कि बड़े-बड़े जजेस जब किस मुकदमे में पैसे ले रहे हैं, ये रिपोर्ट्स होती थी, ये एविडेंस नहीं होता, ये इंटेलिजेंस होती है जो शेयर की जाती है प्राइम मिनिस्टर के साथ भी। तो आप यकीन जानिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स, इस तमाम चीज़ों के लेकर जो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आती थी, अव्वल तो ये है कि इन मुकदमात में मुलव्वस जो मुल्ज़मान हैं वो क्या गुल खिलाते हैं और वो जजेस के साथ क्या साज़बाज़ करते हैं और क्या चीज़ें तब्दील होती हैं, किस जज का कौन सा फ्रंट मैन है, किसका बैक मैन कौन सा है, कौन किसके थ्रू पैसे लेता है। ये तमाम चीज़ें जब आप वज़ीर आज़म रहे होते हैं तो आपके सामने आपकी नज़र से गुजरती रहती हैं। और खान साहब की मुझे बात याद है कि उन्होंने कहा था यार मुझे पता था कि ये निज़ाम बहुत गंदा है, लेकिन कितना गंदा है ये मुझे यहाँ बैठ के अंदाज़ा हुआ है इन 3 सालों में कि ये निज़ाम किस हद तक गंद और गलाज़त का शिकार हो चुका है। इसलिए इस निज़ाम को बदलने की बड़ी ज़रूरत है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक जज साहब ने एक दफ़ा एक गाड़ी माँग ली थी एक सरकारी केस के मुकदमे में। वो भी खैर किसी और वक़्त में बात सुनाएँगे। तो ये चीज़ भी पता थी। फिर लाहौर के एक बड़े स्पेशल जज थे, एक सेंट्रल जज थे,
उनके बारे में रिपोर्ट आई थी कि वो कोई चरगा हाउस का मालिक है, वो उनका फ्रंटमैन है, उसके थ्रू वो पैसे लेते हैं और एफआईए के मुकदमात वगैरह वो सुनते थे। तो खैर इस तरह की जो चीज़ें थी जब इंसान ने देखी हुई हो, उसकी नज़र से गुजरी हो, तो उससे ये सवाल करना कि तुम मेरे पे ट्रस्ट करते हो या उस पे करते हो, ये बड़े बेईमानी सी बातें हैं। खैर अब ये केस जो है ये जुमेरात तक के लिए आगे चला गया है और देखते हैं कि जुमेरात को जो खान साहब के ऊपर जब फर्द जुर्म आयद होती है तो उस पे वो क्या करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने और कंपनी सरकार ने तो फैसला किया हुआ है मुकदमात को तेज़ी से चलाना है। इसमें 27-28 विटनेसेस हैं, बहुत तेज़ी से भी चलाएंगे, 2-4-6 महीने लगेंगे। तो अभी देखते हैं कि क्या है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस केस को लेकर वो ये है कि अभी तक जो नकूल हैं चालान की वो नहीं है, और जो मेरी जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है वो इस चालान को पढ़ने में ये इसलिए बहुत इंटरेस्ट है कि मैं जानना चाहता हूँ कि उन्होंने ये जो इल्ज़ाम को एक क्रिमिनल एक्ट में बदला है, यानी कि एक जुर्म में किया है कि एक वज़ीर आज़म जो अपनी डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी कर रहा है उसको कैसे जुर्म में बदला गया है, ये मैं पढ़ने के लिए बेताब हूँ और आपसे शेयर करने के लिए और उसके ऊपर तज्ज़िया देने के लिए। तो खैर जब कोई नकलें लेंगे या किसी को ऑफिशियल कॉपी मिलेंगी तो फिर ही हमें कुछ इस पे मज़ीद मालूम हो सकेगा। जहाँ तक जो ज़मानत का केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आज का वीलॉग रिकॉर्ड कराने तक उसकी प्रोसीडिंग्स अभी जारी थी, उसमें कोई इतला नहीं आई थी। लेकिन मेरी उम्मीद यही है और मुझे लगता भी यही है और जो अभी तक नज़र आ रहा है वो यही है कि ये ज़मानत वगैरह तो खैर अभी नहीं होनी है। तो ये चीज़ें तो अपनी जगह इस तरह से चल रही हैं। दूसरी जानिब जो बड़ा एक इंटरेस्टिंग आज था वो सुप्रीम कोर्ट की जो लाइव प्रोसीडिंग्स थी, जो लाइव कार्रवाई चल रही है, आप लोग सारे देख रहे हैं। मुझे इसमें को बहुत ज़्यादा बातें आपको सुनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी ही इंटरेस्टिंग नज़र आई। एक तो हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनका एक जो रवैया है, जिसे वो पंजाबी में अगर आप कहें तो हथ छुट रवैया है, और अंग्रेज़ी में उसको राउडी कहा जा सकता है, और उर्दू ज़बान में उसको थोड़ी सी वो ज़रा सख्त मिजाजी जिसे कहते हैं वो उनके मिजाज में है, और वो अक्सर वकला और सीनियर वकला के साथ नज़र में आती है। और फिर जब चीज़ें आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ना चल रही हों ऐसे शख्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने जज्बात को और अपने नेचर को कंट्रोल रखने में। तो वो चीज़ें आपके सामने आती हैं जब आपकी मर्ज़ी की बात नहीं हो रही। वो बार बार आज देखने में आया कि जब ऐसे वकील जो आर्ग्यू कर रहे थे, जो फेवर में थे, मिसाल के तौर पे जो चीफ जस्टिस के जो पॉइंट ऑफ व्यू है या इनका जो धड़ा है उसके फेवर के जब पॉइंट्स थे, तो उससे जब दूसरे धड़े के जजेस जो हैं वो कोई सवाल करते थे या इंटरप्ट करते थे तो चीफ साहब इंटरप्ट करते थे बीच में और कहते थे नहीं नहीं, हमें आप अपनी बात कंप्लीट करें, छोड़ें आप सवालों के जवाब बेशक ना दें, लेकिन आप अपनी बात कंप्लीट करें, मुकम्मल करें। और उनको बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं प्यार मोहब्बत और वो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते नजर आए। और तो ये पिछली दफ़ा भी हुआ, इस दफ़ा भी हुआ, आप इस पर गौर करें तो वो नज़र आए कि वो उनको पूरा प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वो समझते हैं, और इतना मतलब ये चीज़ें खुल के सामने आ गई हैं, बड़ी अच्छी बात है वैसे। और फिर जब दूसरे वकील जो आपके हक की बात नहीं कर रहे और दूसरी साइड का आर्गुमेंट पेश कर रहे हैं, उनके ऊपर वही ताबड़तोड़ हमले खुद शुरू कर देते हैं, जिसके लिए दूसरे जजेस को रोकते हैं या उनकी कही हुई बात के ऊपर वकील को कहते हैं कि आपने जवाब नहीं देना। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग डायमेंशन है इस पूरी प्रोसीडिंग्स के दौरान, जो अवाम बड़े खुलम खुला देख रही है और अवाम को अच्छा है। पहले जो है वो पार्लिमान और सियासतदानों को बदनाम किया जाता था जी कि पार्लियामेंट की कार्रवाई दिखाई है तो नज़र आ जाएगा कि कौन सा पार्लियामेंटेरियन जो है वो क्या बातें करता है या पार्लियामेंट का माहौल क्या होता है। तो अब लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की जो अदालत है उसका माहौल भी देख लिया है, और बेचारे वकला चाहे वो किसी साइड को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी जो हालत होती है वहाँ पे वो भी आपको नज़र आती है कि किस तरह इतने बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग जो नॉर्मल एक बातचीत होती है, एक जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उसके अंदर किस तरह से अपने आप को वो मेंटेन करते हैं। ये जो रवैया है स्पेशली चीफ जस्टिस साहब का अदालत के अंदर, और जिसमें दो चीज़ें हैं। एक तो है कि आपकी एक पर्सनैलिटी का हिस्सा होता है, आप या सख्त मिजाज होते हैं, धीमे मिजाज होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जस्टिस बंदयाल जो थे वो बड़े धीमे मिजाज के थे, आप उनको बड़ी सख्त सख्त बात लोग भी कर जाते थे, लेकिन वो बड़े प्यार मोहब्बत हमल से बात करते थे, ये उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा था, ये कोई उनकी अच्छाई या बुराई नहीं थी। इसी तरह से जो चीफ जस्टिस इस वक्त हैं काजी फैज ईसा, ये भी इनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है कि उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और वो बहुत जल्दी नरम हो जाते हैं और बड़ी कभी असूली बातें करते हैं। लेकिन होता ये है कि इस तरह जो आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं इनसे
اکثر جو آپ کے ذہن میں چھپی ہوئی بات ہوتی ہے یا جو آپ جس طرح سے سوچ رہے ہوتے ہیں وہ بھی عیاں ہوتا ہے۔ دھیمے مزاج والے آدمی کا تو نہیں پتہ چلتا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے اور کس طرف سوچ رہا ہے، لیکن سخت مزاج والے کا جو ایک ڈرا بیک ہے وہ یہ ہے کہ وہ نظر آ جاتا ہے کہ وہ اصل میں کیا چاہتا ہے۔ تو جو چیف صاحب جس طرح سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کر رہے ہیں ایز اے لیڈر آف 16-17 ممبرز آف دا سپریم کورٹ، اس میں ان کا جو کنڈکٹ ہے اس سے ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے، جو اس کا بینٹ ہے، جو جس طرف ان کا جھکاؤ ہے، وہ بڑا صاف آپ کو نظر آ جاتا ہے اور آپ یہ آرام سے پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور اس کیس میں کیا ان کا فیصلہ ہوگا۔ وہ کسی صورت بھی کسی وکیل کی دلیل یا کسی بھی چیز کو پیش کردہ جو ہوگی ان کے سامنے، اس سے وہ کوئی خاص متاثر ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، اور ان کا جو فیصلہ ہے وہ اسے کہتے ہیں نا میڈ اپ جوڈیشل مائنڈ، یہ پوری دنیا میں ہے۔ ججز اپنے بھی چونکہ ان کا لیگل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اور مختلف ایشوز کو لے کے انہوں نے پہلے سے اپنا جو مائنڈ ہے وہ بنایا ہوا ہوتا ہے اور اسی کے مطابق چلتے ہیں۔ تو یہاں بھی کچھ سچویشن ایسی ہی ہے، اور ان کے غصے کی وجہ سے ایک تو چلیں عوام کو انٹرٹینمنٹ مل جاتی ہے، لیکن دوسرا یہ ہے کہ ان کے جو مائنڈ سیٹ کا بھی پتہ چلتا ہے۔ لیکن جو چیز افسوسناک ہے وہ افسوسناک یہ ہے کہ بڑے بڑے سینئر وکلاء ہیں جن کا اگر ایکسپیرینس دیکھا جائے، لیگل ایکیومن دیکھا جائے تو ہمارے بہت سارے ججز سے زیادہ ہوتا ہے، اور اگر نہ بھی ہو تو وہ بھی اسی طرح سے اس پروفیشن جو لیگل پروفیشن ہے جس میں جج اور وکیل ایک ساتھ ہوتے ہیں اور ایک برابر کے ہوتے ہیں، اس میں ان کی عزت ایز وکیل، ایز پروفیشنل، اور پھر سب سے بڑھ کر ایز انسان، وہ بالکل ایسے ہے جیسے جتنی عزت آپ کی ہے۔ تو اگر آپ مثال کے طور پر آج وہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کنورسیشن ہوئی جہاں پہ چیف جسٹس صاحب نے جو امتیاز صدیقی صاحب ہیں ان کو کچھ ڈانٹا اور کچھ کہا، اور کہا جی کہ آپ ہمیشہ میری بات اس طرح سے سنتے ہیں، تو انہوں نے آگے سے فوراً ترکی بترکی جواب دیا کہ آپ جناب بھی تو ایسی ہی باتیں کرتے ہیں اور آپ کا رویہ بھی بالکل ایسے ہے، بلکہ آپ ہی کے رویے کی وجہ سے ایک سینئر ترین وکیل خواجہ طارق رحیم وہ آج عدالت پر تشریف ہی نہیں لائے، کیونکہ آپ کا رویہ جو ہے وہ موزوں نہیں ہے ان وکلاء کے ساتھ جو آپ کے حق کی بات نہیں کرتے یا آپ کی طرف کی بات نہیں کرتے، اور بڑا باعث آپ کا رویہ ہے۔ یہ بڑی انفارچونیٹ چیز ہے، یہ بڑی ایک میں سمجھتا ہوں افسوسناک صورتحال ہے کہ کسی بھی چیف جسٹس کے پہلے مہینے میں ہی یہ چیزیں سینئر ممبرز آف بار کی طرف سے آنا شروع ہو جائے کہ ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، راؤڈینس ہے، وہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں۔ یہ بڑی تشویشناک چیزیں ہوتی ہیں اور یہ کوئی اچھا تاثر نہیں دیتے۔ قاضی فیضیسہ صاحب بڑا اچھا لیگل مائنڈ ہیں اور وہ اچھے خیالات بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ جو پرسنل بائسز اور پریجوڈسز ہیں اور جو پرسنل ٹریٹس ہیں پرسنالٹی کے، یہ بہت میٹر کرتے ہیں۔ اس کے اوپر ان کو بہتری کرنی ہوگی، وگرنہ یہ چیزیں جو ہیں ہسٹری میں ان کے لیے کوئی اچھا نہیں چھوڑیں گی۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز آج عابد زبیری صاحب نے کی، جو کہ سپریم کورٹ بار کے صدر بھی ہیں، اور ان کو جب وہ تو میں خود لائیو دیکھ رہا تھا کہ جب ان کو ڈانٹا چیف جسٹس نے اور کہا جی کہ آپ یہ جو آرگومنٹس کی اس وقت فائل پیش کر رہے ہیں یہ آپ کو پہلے جمع کرانی جانی تھی۔ اچھا انہوں نے کہا بھی کہ جی میں یہ ہر پیشی پہ لے کے آتا ہوں، اور یوزلی میں آپ کا ایز وکیل بتا رہا ہوں کہ جو آپ کی آرگومنٹس ہیں وہ بیفور آرگومنٹس آپ کے وہ جو کورٹ کا سٹاف ہے وہ بھی نہیں لیتا ہے، وہ آپ آرگومنٹ ہونے کے بعد ہی وہ اپنی بک جو ہے وہ پیپر بک ہوتی ہے اس کو جمع کراتے ہیں۔ آپ نے کون سے کیسز میں کون سے جو پریسیڈنٹس ہیں، جو کیسز ہیں، ان کا حوالہ دینا ہے، وہ لسٹ تو آپ شروع میں دے دیتے ہیں، لیکن جو آپ نے آرگومنٹس فارمولیٹ کیے ہوتے ہیں، جو اس کی پیپر بک ہوتی ہے، اس کا وتیرہ یہی ہے کہ آپ اس کو آخر میں جمع کراتے ہیں۔ لیکن اس بات کو لے کے آج چیف جسٹس صاحب نے بڑا ان کی ایک تصحیح کرنا شروع کر دی، اور پھر جب انہوں نے کوٹ کیا کہ جی ایک کسی قانون کے ایک لفظ کا معنی سمجھانے کے لیے انہوں نے نیو جرسی کی سپریم کورٹ، کیونکہ امریکہ میں یہ نظام ہے کہ وہاں پہ ایک تو سپریم کورٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے، اور پھر امریکہ کی جو 50 ریاستیں ہیں ان کی اپنی اپنی سپریم کورٹ ہے، اور یہ امریکہ کی جو ریاستیں ہیں ان کا جو حجم ہے وہ یورپ کے کئی ملکوں سے بڑا ہے، بلکہ کئی ایسی ریاستیں ہیں جن کا حجم پاکستان جتنا ہوگا۔ تو وہ اس کو بھی انہوں نے بڑا بلیٹل کیا، اور اس نے کہا جی آپ ہماری بڑی تصدیق کر رہے ہیں اور آپ ہمیں سپریم کورٹ کو اب نیو جرسی کی سپریم کورٹ کے کیسوں کا حوالہ دے رہے ہیں۔ بڑی نامناسب اور ناموزوں بات تھی، اور ایک سینئر وکیل کو اس طرح سے کہنا یہ ان کی شرافت ہے کہ وہ بالکل خاموشی سے انہوں نے چپ کر کے سہ لیا، ورنہ جو تھوڑے سے بد زبان وکیل ہوتے ہیں وہ جواب بھی دیتے تو پھر آپ کی کیا عزت رہ جاتی۔ تو یہ بھی ایک بڑی چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں۔ لیکن جب وہ اس چیز کے اوپر بار بار انسسٹ کر رہے تھے جی کہ آپ نے یہ
सबमिट नहीं कराया तो उस पे आबिद ज़ुबैरी साहब ने झल्ला कर, जिसे उर्दू में कहते हैं, उन्होंने कहा कि जी मैंने 9 महीने से आपके पास रिटन एप्लीकेशन डाली हुई है 90 दिन के अंदर इलेक्शन की, वो तो टेक अप आप कर नहीं रहे। अभी ये मुझे आर्गुमेंट्स के ऊपर बार बार कह रहे हैं, तो उसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो बिल्कुल वहाँ पे जो चीफ साहब हैं वो गांधी साहब के वो वाले बंदर बन गए जो बुरा नहीं सुनते, बुरा नहीं देखते और बुरा नहीं बोलते। तो ये भी एक बड़ी चलन चीज़ें हैं जो वक्त के साथ साथ बहुत सारे जो कहते हैं ना कि पर्दे उठाती हैं। इसके साथ साथ इसी बात के ऊपर मैं, इससे पहले कि मैं आखिरी बात के ऊपर आऊँ, आपको इंटरेस्टिंग एक वीलॉग के बारे में बताता हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि चीफ जस्टिस साहब ने सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स को बुलाया और फिर उनके जो बड़े करीबी रिपोर्टर समझे जाते हैं, जिनके घरों में भी इनका आना जाना है, वो उनके साथ उन्हीं रिपोर्टर्स ने फिर अपनी एक सेल्फी भी जो है चीफ जस्टिस और उनके स्टाफ के साथ सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों पे लगाई, और वो बिल्कुल ऐसे जिस तरह कहते हैं ना कि ये इट वाज अ ट्रायम्फ कि जी दिखा रहे थे कि जैसे हमारी कोई बड़ी चौधर है। और इसके ऊपर मैं एक अलग से वीलॉग करूंगा कि ऐसी तस्वीर जब इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों के साथ तशहीर की जाती हैं, उससे उसके क्या मकासद होते हैं और मुआशरे के अंदर आप क्या क्या गुल खिलाते हैं इन तस्वीर के बलबोते पर, ये एक अलग से टॉपिक है। लेकिन इस तस्वीर को पहले लगाया गया और ये एक मार्केट में बात डाली गई कि हमारे बड़े ताल्लुकात हैं जनाब, हम बड़े करीबी हैं, ये वो। अच्छा, वो उसका जो बैकग्राउंड था वो ये था कि चीफ जस्टिस साहब ने जो कोर्ट के रिपोर्टर सहाफ़ी हैं उन सबको बुलाया था और उनके साथ ये बात डिस्कस करनी थी कि हम कोर्ट रिपोर्टिंग जो है सुप्रीम कोर्ट की, उसका मयार बुलंद करना चाहते हैं। तो उसके ऊपर, अच्छा अब उसके ऊपर जो सबसे इंटरेस्टिंग मुझे, क्योंकि मैं तो उस मीटिंग में मौजूद नहीं था, लेकिन उस मीटिंग में मौजूद एक सहाफ़ी जो इतने हाईलाइटेड नहीं हैं, जो इतने बड़े किसी नाम के साथ मंसूब नहीं हैं, लेकिन वो अपनी इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, ये मियाँ अकील साहब हैं। इनका वीलॉग आप देख लीजिएगा। इसी टॉपिक के ऊपर मैंने 2 दिन पहले ट्वीट भी किया था, ऊंचे रूप के दर्शन के नाम से। उसमें मियाँ अकील साहब ने इस पूरी जो मीटिंग है उसकी एक दास्तान सुनाई है और वो बड़ा सुनने से ताल्लुक़ रखती है। और उस दास्तान के मुताबिक चीफ जस्टिस साहब के साथ जो मीटिंग थी सहाफ़ियों की, वो मासवाए इसके कि वो अपने जो कुछ सहाफ़ी थे, वही जिनके घर आना जाना है और जो सेल्फियाँ लगाते हैं, उनकी तो बातों पे ध्यान दिया जा रहा था, लेकिन बाकी जो भी सिफारिशात या कोई तजावीज़ बाकी सहाफ़ी दे रहे थे, वो उनकी बिल्कुल नहीं मानी गई, बल्कि उनकी भी बिस्ती बुस्ती की गई। और वो वाली बात हुई कि नमाज़ें बख्शवाने गए थे और रोज़े गले पड़ गए। बात यहाँ तक आ गई है कि सहाफ़ियों का जो कोई कमरा है जिसके अंदर वो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर बैठते हैं वेटिंग टाइम के अंदर, उसको भी लिया जा रहा है कि वो जी सुप्रीम कोर्ट बार को देना है, और इनको कोई बार गिलास का खोखा बना के दे रहे हैं कि उधर बैठ जाया करें। तो वो जो सहाफ़ी थे ये मियाँ अकील साहब, इन्होंने कुछ तजावीज़ देने की कोशिश की, तो उनको चीफ जस्टिस ने कहा, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो चीफ साहब ने उनको कहा कि जी वो आपके लिए हमने मसले के काफ़ी मसाइल का हल कर लिया, हम आपको स्पेशल जो है वो सिक्योरिटी पासेस जारी करने वाले हैं, जिसके तहत आपकी एंट्री वगैरह सब कुछ बड़ी सहल हो जाए। तो उस पे मियाँ अकील का ये कहना था कि जनाब ये तो फिर आप चीफ जस्टिस हो के अगर आप मुझसे वो बात कर रहे हैं कि जो सोच आपने आज सोची है, वो जो सुप्रीम कोर्ट में 1 नंबर कोर्ट के बाहर एक कांस्टेबल बैठा होता है और बड़ा अच्छा और शरीफ आदमी है, उसने तो 8 महीने पहले ये मसला सोच लिया था, और उसने 8 महीने पहले हम सहाफ़ियों को कहा था जी कि मेरा एक ख्याल है कि ਤੁਹਾਡਾ एक ना सिक्योरिटी पास बन जाना चाहिए कि जो सिक्योरिटी पास देता है तुसी आओगे तो जाओगे। तो वो सहाफ़ी जो है मियाँ अकील, इनकी जो मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी उनके वीलॉग में वो यही थी कि किस तरह से उन्होंने इसको पूरे को बात को इकट्ठा किया और ये बतलाया कि ये किस तरह से जो माइंडसेट है कि वो एक जो एक कांस्टेबल बेचारा बैठा हुआ है जिसकी तालीम, एक्सपोजर, हर चीज़ महदूद है, लेकिन जो बात वो सोचता है वही बात हमारे चीफ जस्टिस साहब सोच रहे हैं। और उनकी भी सोच जो है वो सहाफ़त जो रिपोर्टिंग करती है, अब जब खुद इक़्तिदार के सबसे टॉप वाली सीट पे आके बैठे हैं, तो उनको ख्याल आया है कि हमने एक सिक्योरिटी रिजीम लेके आनी है, हमने फैसला करना है कि किसने आके रिपोर्टिंग करनी है, किसने रिपोर्टिंग नहीं करनी है, किसको सिक्योरिटी पास जारी होगा, किसको नहीं होगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आप ज़रूर प्लीज़ सुनिएगा, ये जो मियाँ अकील साहब का वीलॉग है, मैंने ट्वीट भी की थी। आखिर में आते हैं जी, बड़ा चलते चलते आपको पूरी खबर तो अंदर की काफ़ी सारी बातें पता चलती रहती हैं, लेकिन वही बातें जो आपसे शेयर कर सकते हैं वही शेयर कर रहे हैं। इस पे बाकी बातों पे भी जल्द पर्दा उठाने का मेरा मूड है। अब चल ये रहा है जी कि अंदर खाने जो है इस वक्त पावर शेयरिंग का फार्मूला तय किया जा रहा है। बहुत सारी टीमें इस वक्त इस्लामाबाद, दुबई
اور لندن کے جو ہے نا وہ چکر لگا رہی ہیں۔ اس وقت ہماری جو ایئر ٹریفک ہے وہ بہت بڑی ہوئی ہے، اور اس ایئر ٹریفک کے جو مقاصد ہیں وہ یہی ہیں کہ جی آنے والے مہینوں اور دنوں میں پاکستان کے اندر جو نیا اقتدار کا ہے وہ کس کے سر جائے گا، اور یہ اس کی فارمولہ کیا ہوگا۔ تو اس وقت جو پاور شیئرنگ فارمولہ جو سیاسی جماعتیں پی ڈی ایم کی ہیں ان کے مطابق جو تیار کیا جا رہا ہے، اور ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ جو کنٹینیوٹی کا حصہ ہیں، جو پچھلے سلسلے سے چلتے آئے، جنہوں نے یہ 16 ماہ کے لیے پی ڈی ایم کی حکومت بنوائی، جنہوں نے پچھلے ایک پورے سال نظام چلایا، اور جن کے بارے میں اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی کہہ چکا ہوں کہ جو چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر کے خلاف میں سمجھتا ہوں سازش کر رہے ہیں کہ انہوں نے ان کو ایک ایسے جال میں پھنسا دیا ہے، ایک ایسے سراب میں پھنسا دیا ہے جہاں سے ان کا نکلنا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ وہ پچھلے زمانے کی اور پچھلے چیف کی لیگیسی کو کنٹینیو کر رہے ہیں، جو بڑا ہی میں سمجھتا ہوں ہسٹری میں کبھی ایسے نہیں ہوا۔ کسی چیف نے آ کے پچھلے جانے والے چیف کی لیگیسی کو کنٹینیو نہیں کیا ہے، اس نے ہمیشہ اپنا ایک نیا کلین سلیٹ کے ساتھ اپنے ویژن کے ساتھ چیزوں کو چلایا ہے۔ لیکن یہاں پہ چونکہ ٹیم کی کنٹینیوٹی ہے، ٹیم جو ہے وہ وہی پرانے والی ٹیم ہے، تو وہ ان کو اسی چنگل میں پھنسا رہی ہے جس میں انہوں نے پچھلے جانے والے کو پھنسا کے آج اس کو اتنا خراب کیا تھا۔ تو اب یہ جو پاور شیئرنگ فارمولہ تیار ہوا ہے جی، وہ پاور شیئرنگ فارمولہ یہ تیار ہوا ہے کہ جی وفاق میں وزیر اعظم کے طور پر نواز شریف ہوں، اور ان کے ساتھ صدر کے طور پر آصف علی زرداری۔ یہ ہے پاور شیئرنگ فارمولے کا موٹا موٹا جو ہے نا وہ، یہ جسے کہنا چاہیے سیلینٹ فیچر۔ اس کی باقی تفاصیل ابھی طے ہو رہی ہیں۔ سندھ میں حکومت اسی طرح سے پی ٹی آئی کی رہے گی، پیپلز پارٹی کی رہے گی، اور پنجاب کی جو حکومت ہے وہ ایک پاور شیئرنگ فارمولے کے تحت چلے گی۔ ابھی تک وزارت عظمیٰ کا اس پاور شیئرنگ فارمولے سے فیصلہ نہیں ہوا کہ وزارت عظمیٰ آیا میاں جس کو دینی ہے علیم خان کو دینی ہے، یا نواز شریف کی صاحبزادی نے لینی ہے، یا شہباز شریف کے صاحبزادے نے لینی ہے، یا شہباز شریف نے لینی ہے، کیونکہ ایک دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ تو یہ بھی جو ڈیٹیلز ہیں وہ طے ہونی باقی ہیں، لیکن جو میجر اس میں ڈیسیژن لیا گیا ہے ان جماعتوں کا آپس میں، وہ نواز شریف کا وزیر اعظم مبینہ طور پر یہ رپورٹڈ ہے، ابھی اس کی جو ہے نا کنفرمیشن ہونی باقی ہے، اور وہ صدر کے طور پر آصف زرداری کا ہوا ہے ڈیسائیڈ۔ اچھا، لیکن جو سب سے انٹرسٹنگ چیز جو اس میں شیئرنگ فارمولے میں ڈیسائیڈ ہوئی ہے، جس پہ یہی والا جو اسٹیبلشمنٹ میں ٹاپ باس کی بات نہیں کر رہا، لیکن اس کے اندر جو دھڑا ہے، جو بہت زیادہ قریب سمجھا جاتا ہے میاں نواز شریف کے، باقی آپ خود سمجھ گئے ہوں گے وہ کون سے لوگ ہیں، کون سے افسران ہیں اسٹیبلشمنٹ کے جو نواز شریف کے بہت قریب ہیں۔ وہ اس سیناریو کے اندر عمران خان کو اس بات کے اوپر کنونس کر رہے ہیں، پریشرائز کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے بھی ان کو اڈیالہ جیل میں تنگ کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ اس جو پاور شیئرنگ فارمولہ ہے اس کو مانیں، اس کو ایکسیپٹ کریں۔ دوسرا جو ان سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ 9 مئی کے ثانیے کو آپ پوری طرح سے جو ہے کنڈیم کریں، جس کو خان صاحب پہلے ہی کنڈیم کرتے ہیں کہ ہم 9 مئی کی کوئی بھی وائلنس جو ہے اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ لیکن آگے جو ان سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس کے اندر جو لوگ ملوث تھے، جن کو چارج شیٹ کیا جا رہا ہے، انہیں آپ اپنی پارٹی سے نکال دیں اور ان سے قطع تعلق کا اعلان کریں، نمبر 1۔ اور نمبر 2، ان سے یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ جو آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا 9 مئی، اس چیز سے آپ دستبردار ہو جائیں اور یہ اس چیز کو بیچ میں نہ لائیں۔ جن کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے وہ ہونے دیں، ان سے قطع تعلق کریں، آپ کو ایڈجسٹ کر دیا جائے گا، 50 سے 60 سیٹیں آپ کو دے دی جائیں گی پورے پاکستان کے اندر، اس سے زیادہ آپ کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ فارمولہ اگر آپ مانتے ہیں تو پھر آپ کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ آبویسلی ہم سب جانتے ہیں خان صاحب نے یہ بات نہیں ماننی اور انہوں نے انکار کر دیا ہے، لیکن یہ اس وقت جو ہے وہ ایک کھیر پکائی جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ایک دھڑے کی۔ یہ پورے اسٹیبلشمنٹ کی ابھی کھیر نہیں ہے، یہ ایک دھڑے کی کھیر ہے، ایک گروہ ہے جو ایکسٹینشنوں پہ چل رہا ہے، اور اس نے معاملات سیدھے کیے ہوئے ہیں، اور بہت جگہ اس نے اپنے سینگ پھنسائے ہوئے ہیں، اور وہی ہینڈلرز تھے پی ڈی ایم کے اور 16 ماہ کی حکومت کے، اور آج کی جو اکنامک کرائسس 6.17 سے 0.03% پہ جی ڈی پی لانے کے، یہ وہی والا گروہ ہے جو اس وقت یہ کھیر تیار کر رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ کھیر کی کٹولی وہ چیف آف آرمی سٹاف جو سربراہ ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، جنرل عاصم منیر، ان کو کھلانے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ہے تو خیر یہ ڈیزاسٹر۔ اور دوسرا یہ بھی دیکھنا ہے کہ چیف صاحب اپنی آنکھیں کھولتے ہیں اور
इस चीज़ को बखूबी देख पाते हैं कि नहीं कि ये असल में पक क्या रहा है। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। आज का व्लॉग लंबा हो गया, कोशिश तो थी छोटी बात हो, लेकिन आज की मंडे था, काफ़ी खबरें थी, तज्ज़ियात थे आपसे शेयर किए हैं। कल फिर हाज़िर होंगे, अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।